Hello everyone, this is a special educator Pooja Prakash from Center for Special Education, Allahabad. Welcome to my channel Learning for All. एक स्पेशल एजुकेटर होने के नाते मैंने ये पाया है कि अगर आप में विश्वास है, आप में वो अटूट विश्वास है, तो आप किसी भी दुर्गम रास्ते को सुगम बना सकते हैं। मुश्किल हालातों को बिल्कुल आराम से वो चीज़ आप ट्रांसमिट कर दोगे। आप में वो पावर आ जाती है कि आप उसे ट्रांसफॉर्म कर दोगे। और ऐसे में जब मैं बात करती हूँ एक माँ के विश्वास की, जिसने खुद पर विश्वास किया, अपने बच्चे पर विश्वास किया, इररिस्पेक्टिव कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ने क्या डायग्नोसिस लिखकर दिया हुआ है, बट वो अड़ गई और उन्होंने ठान लिया कि मुझे इसको तो आगे लेकर जाना है, तो फिर उसके आगे कोई नहीं आ सकता। आज जिस माँ की कहानी हम जानने वाले हैं, सुनने वाले हैं, समझने वाले हैं, वो बहुत ही इंस्पिरेशनल है। मैं उन्हें बीते 3 सालों से जानती हूँ। रेनू मैम एक प्राइमरी टीचर है, वो बच्चों को पढ़ाती हैं स्कूल में, और मैं ऐसा मानती हूँ कि बीइंग एन वर्किंग वुमन, बीइंग अ वर्किंग पर्सन, आपके चैलेंजेस और बहुत डिफरेंट हो जाते हैं जब आपके पास एक स्पेशल बच्चा होता है। लेकिन उन्होंने किस तरीके से मैनेज किया कि एक एजुकेटर के तौर पे मुझे कभी लगा ही नहीं दैट शी इज़ वर्किंग। जिस भी चीज़ को सिखाया गया, समझाया गया, बताया गया, हमेशा वो वेलकम था। तो आइए बिना वक्त ज़ाया किए जानते हैं रेनू मैम से और उनकी ऑटिज़म जर्नी से कुछ इंस्पिरेशन लेने की कोशिश करते हैं। आई होप यू विल फाइंड द वीडियो इंस्पिरेशनल एज वेल एज इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को दूसरे पेरेंट्स के साथ शेयर करें, सो दैट जो एक्सेप्टेंस और बच्चे का इंटरवेंशन कराएं नहीं कराएं, डायग्नोसिस कराएं नहीं कराएं, इस दुविधा में उलझे हुए हैं, उनका थोड़ा सा मार्गदर्शन हो सके और उनको राह मिले। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रेनू है और मेरा एक 9 साल का बच्चा है जिसका नाम अर्श है। इस समय उसकी थेरेपी यहाँ स्पेशल एजुकेशन सेंटर में हो रही है पूजा प्रकाश मैम के यहाँ। तो आपको उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाह रही हूँ, इसलिए बताना चाह रही हूँ कि और जो पेरेंट्स हैं उनको कम से कम ये पता रहे और अपने बच्चे के भविष्य के लिए वो जान पाएँ कि किस तरह की परेशानियाँ इन स्पेशल बच्चों में होती हैं। तो मेरा बच्चा जब हुआ तो 8 महीने तक वो भी और बच्चों की तरह बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन 8वें महीने में उसको थोड़ी सी दिक्कत हुई। हम लोगों को लगा कि उसको कहीं दर्द हो रहा है और हम लोग उसको डॉक्टर के पास ले गए, ट्रीटमेंट उसका हुआ तो थोड़ी सी दिक्कत थी। फिर बाद में उसका दवा चला उसकी लगभग 3 साल तक। लेकिन इस बीच मुझे ये महसूस होता था कि बच्चे में कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरा बच्चा और बच्चों की तरह नहीं लगता था, बिहेवियर उसका और बच्चों की तरह नहीं लगता था। जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो भी आप अगर उनको बुलाएंगे, 1 साल का 1.5 साल का बच्चा, तो वो आपकी तरफ देखता है, रिप्लाई देता है, मुस्कुराता है। लेकिन मेरा बच्चा बिल्कुल भी रिप्लाई नहीं देता था। कभी कभी तो मुझे लगता था कि ये सुन भी नहीं सकता है और इस तरह की दिक्कत थी। वो रोता नहीं था, प्रॉपर नींद नहीं ले पाता था। तो इन चीज़ों से मुझे ये लगता था कि कहीं ना कहीं मेरे बच्चे में कुछ दिक्कत है। लेकिन जब मैंने फैमिली से बात करने की कोशिश की, हस्बैंड को बताया, घर में और बड़े लोगों को बताया, तो कुछ लोगों ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, कभी कभी बच्चे जो है देर से चीज़ें सीखते हैं। बच्चा जैसे मेरा चल भी नहीं पाता था, लगभग 3 साल की उम्र में फिजियोथेरेपी के बाद मेरा बच्चा चला है। तो उस समय ये हुआ कि मुझे लगा कि कुछ दिक्कत है, तो मैं डॉक्टर के पास गई। फिर वहाँ पे भी बात नहीं बनी। उन्होंने कहा कम से कम बच्चा आपका 2 से 2.5 साल का हो जाए, कुछ समझने की स्थिति में हो, तब उसका कुछ इस तरह का असेसमेंट हो, तब पता चले कि बच्चे को कुछ दिक्कत है। तो हम लोगों ने वेट किया। जब अर्श लगभग 2.5 साल के हो गए तब हम लोग इनको साइकोलॉजिस्ट के पास ले गए। तो उस समय पता चला कि बच्चा मेरा ऑटिज्म में है और उसका माइंड डेवलपमेंट जो है वो डिले है। वो और बच्चों की तरह मतलब फिजिकल और मेंटल एज उसकी एक नहीं थी, वो मेंटल एज में थोड़ा पीछे था। तो इस चीज़ को जब मैंने सुना तो मुझे थोड़ा सा
एज मदर आप समझ सकते हैं कि मेरे पे क्या बीती होगी कि मेरा बच्चा बहुत पीछे है मेंटल एज में, और दूसरे बच्चों की तरह वो समझ नहीं सकता, वो दूसरे बच्चों की तरह कर नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं एक माँ को बहुत डिप्रेशन की कंडीशन हो गई मेरे लिए एज मदर। और काफ़ी दिनों तक मैं परेशान रही, कई डॉक्टर्स के पास, कई साइकोलॉजिस्ट के पास मैं भटकती रही, लेकिन मैं कहीं से सेटिस्फाई नहीं हो पा रही थी। और ऊपर से परिवार में थोड़ा सा लोग मानने को तैयार नहीं थे कि ऐसा कुछ है। सबको बस इतना लग रहा था कि कुछ बच्चे देर से सीखते हैं तो शायद ऐसा ही कुछ है और ये बेकार परेशान हो रही है। लेकिन एज मदर मुझे लगता था कि बच्चा प्रॉपर सो नहीं रहा है। और एक बार एक घटना उसके साथ हुई कि उसकी उंगली जो है दरवाजे में दब गई और पूरी तरह से मतलब इंजर्ड हो गई, और वो बच्चा उसके बावजूद नहीं रोया। तब मैंने वो एग्जाम्पल देके अपने घर वालों को समझाया कि देखिए बच्चे में कुछ दिक्कत है, अदरवाइज कोई भी बच्चा होता तो वो चिल्ला के रोता। तो थोड़ा सा सपोर्ट मिला घर का, फिर हम लोग ले करके एक साइकाट्रिस्ट के पास गए। पता चला जब उसके बाद से इनको जो है, सबसे पहले तो जो हमारे डॉक्टर थे उन्होंने काफ़ी मुझे मेंटली प्रिपेयर किया इस चीज़ के लिए, बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि पहले तो आप अपने बच्चे को स्कूल में डाल दीजिए, भले वो इस लायक है नहीं थेरेपी, जब तक आप थेरेपिस्ट ढूंढेंगी आप टाइम वेस्ट मत करिए, उसको थोड़ा सोशल होने दीजिए। वो ना पढ़े तो आप उसकी पढ़ाई के पीछे मत पड़िए, लेकिन बच्चों के बीच में उसको छोड़िए। 2.5 साल के अर्ज थे तब से मैंने इनको किड्जी प्ले ग्रुप में इनको डाल दिया। हालांकि ये क्लास में नहीं बैठते थे, लेकिन कम से कम स्कूल में रहते थे। और मेरे दिमाग से ये चीज़ बिल्कुल निकल चुकी थी कि बच्चे को पढ़ाना है। मुझे बस एक चीज़ थी दिमाग में कि मुझे अपने बच्चे को ठीक करना है। कैसे ठीक करना है कुछ नहीं पता था, क्या करना है कुछ नहीं पता था, लेकिन एक चीज़ दिमाग में थी कि हाँ बच्चे को ठीक करना है। फिर उसके बाद इंटरनेट पे सर्च किया मैंने, तो मुझे जो है थेरेपीज़ के बारे में पता चला कि इस तरह की थेरेपीज़ होती हैं। डॉक्टर ने भी सजेस्ट किया। तो इलाहाबाद में मुझे लगता है स्पेशल एजुकेशन के लिए पूजा मैम से बेहतर कोई नहीं है। 2018 में मैंने ऑक्यूपेशनल थेरेपी शुरू की थी अर्श की, और 19 में मुझे लगता है मार्च में मैं पूजा मैम के पास आ गई थी, और तब से जो है कंटिन्यू इसकी थेरेपी चल रही है। जब मैं यहाँ आई तो बच्चा डिले डेवलपमेंट में था, ऑटिज्म में था, लेकिन पहले असेसमेंट के बाद 1 साल के बाद, यानी 19 में पहला असेसमेंट हुआ, 20 में इसका दूसरा असेसमेंट हुआ, और 20 में मेरा बच्चा ऑटिज्म से बाहर था, नो ऑटिज्म में आ गया था। तो ये 1 साल की जो मेहनत थी, थोड़ी मेरी और पूजा मैम की, यानी यहाँ की थेरेपी जो थी, जो मेरे बच्चे को मिली, उसकी वजह से, और एक ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी उसकी चलती थी, 2 थेरेपीज उसकी चली हैं कंटिन्यू। और उसके पहले फिजियोथेरेपी बचपन में जो उसकी हुई थी वो तो अलग चीज़ है। तो ये थेरेपीज, और इसके बाद मेरा बच्चा 2019 से 20 में ऑटिज्म से बाहर आया। फिर अभी 21 में जब मैंने कराया है असेसमेंट, तो पता चला कि वो बॉर्डर लाइन पे है। यकीन मानिए कि एक माँ के लिए इससे बड़ी खुशी कुछ भी नहीं हो सकती। बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ता है, लेकिन दिमाग में एक चीज़ रहती है, अगर एज मदर आप देखेंगी अपने बच्चे को तो आपको ये चीज़ महसूस होगा कि अभी भी आपके बच्चे को ज़रूरत है थेरेपी की। तो सबसे पहले मदर से मैं यही कहूँगी कि पहले तो आप अपने बच्चे को, अगर ज़रा सा भी आपको लगता है कि कहीं कुछ दिक्कत है, तो उसको अच्छे से ऑब्जर्व करिए। अगर लगता है तो उसको एक्सेप्ट भी करिए, बच्चे में प्रॉब्लम है। जब तक हम समस्या को समस्या नहीं मानेंगे उसका समाधान नहीं हो पाएगा। तो छुपाना और उसको छुपा के रखना लोगों से या डॉक्टर से या थेरेपिस्ट से या परिवार से, ये बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ये करके हम अपने बच्चे के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ करेंगे। तो एज मदर और एज अ ह्यूमन बीइंग हमें कहीं ना कहीं इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये प्रॉब्लम हमारे बच्चे में है। जब हम मान लेंगे तो जाहिर सी बात है, अगर समस्या है तो फिर हम उसका समाधान खोजने पे लगेंगे। और यही खोजते हुए मैं यहाँ इस सेंटर तक पहुँची थी, और आज बहुत पॉजिटिव रिस्पांस रहा है। बच्चा मेरा ऑटिज्म से बाहर आया, बच्चा मेरा बॉर्डर लाइन पे आ गया है, और
आगे भी ये थेरेपी जब चलेगी, चल ही रही है, और इसको ब्रेक ना करें। अगर आप थेरेपी शुरू कर देते हैं सही टाइम पे, जैसा कि शुरू में मैं आई थी तो मैम ने बताया था कि 4 साल के अंदर अगर आप थेरेपी शुरू कर देती हैं तो वो बच्चा धीरे धीरे करके वो नॉर्मल एज में आ जाता है। अगर वो नॉर्मल मेंटल एज में आने लगेगा, मान लीजिए आपका बच्चा थोड़ा डिले भी आप थेरेपी शुरू करें 5 साल में, 6 साल में, जैसे मेरे बच्चे की 6 साल में शुरू हुई, लेकिन उसके बाद उसको कंटिन्यू। एक और बात मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि अभी मैंने कहा कि आपको भ्रमित नहीं होना है। आप हमेशा ऐसे थेरेपी सेंटर को अप्रोच करें जहाँ पे पहले आप सेटिस्फाई हों, आपको सिखाया जाए, आपके बच्चे की जो दिक्कत है उसके बारे में पूरी तरह से आपको पता होना चाहिए, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो यहाँ पे स्पेशल एजुकेशन सेंटर जो पूजा मैम का, यहाँ जब मैं आई तो सबसे पहले उन्होंने सारी मदर, सारे पेरेंट्स को इकट्ठा करके हमारा सेशन लिया था, उसके बाद बच्चे की थेरेपी शुरू हुई थी। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप सबसे पहले खुद को ट्रेंड करें, क्योंकि हमारा बच्चा स्पेशल है तो हम भी कहीं ना कहीं स्पेशल मदर्स हैं, और अगर हम स्पेशल मदर हैं तो हमें अपने बच्चे को इधर उधर करके ट्रेंड नहीं करना है, हमें पहले खुद सीखना है, किस दिशा में काम करना है वो हमें पता होना चाहिए। तो इसलिए बेहतर थेरेपी सेंटर को ही आप चुनें, और जब आप कहीं जाते हैं तो आपको ये महसूस होता है कि आपके बच्चे के लिए क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा है। कहीं कहीं होता है, जैसे मैं बाहर भी गई थी अपने बच्चे को लेके, लखनऊ भी गई थी, तो वहाँ पे मैं सेंटर का नाम नहीं लूँगी कि दरवाज़ा बंद हो गया और जब बच्चा निकल के आता है तो हमें पता नहीं होता कि अंदर क्या हुआ या उसका प्लान क्या है, कुछ भी पता नहीं होता। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपको एक प्लान दिया, बच्चे को किस प्लान के तहत कैसे वर्क उस पर किया जा रहा है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो बेहतर ये है कि आप पहले बच्चे को समझें, अपने को समझें, और थेरेपिस्ट से मिलें, उनको समझें, उसके बाद काम शुरू करें, क्योंकि यहाँ पे बच्चा आपका 1 घंटे 2 घंटे रहेगा, बाकी काम आपको करना है। तो बेहतर ये है कि आप खुद ट्रेंड हों। मेरा कहने का मतलब कि बच्चे के साथ हमें भी ट्रेनिंग की आवश्यकता है एज स्पेशल मदर। आप इसको ये मत सोचिए कि आपका बच्चा कमज़ोर है या आपका बच्चा मानसिक रूप से विकलांग आप कह सकते हैं, ये बिल्कुल दिमाग में नहीं रखना है। हाँ, स्पेशल है, और बच्चा स्पेशल है तो मदर्स अपने आप स्पेशल है, तो हमें बस ये सीखना है। और जो नए पेरेंट्स हैं जिनके बच्चों का अभी डायग्नोसिस हुआ है, उनके लिए कुछ बातें मैं कहना चाहूँगी। एक तो एक्सेप्ट करिए आप कि आपके बच्चे में प्रॉब्लम है। दूसरा, अपने आप पे और अपने बच्चे पे विश्वास रखिए। तीसरी बात कि आप पूरी ईमानदारी से काम करिए और खुद को ट्रेंड करते हुए काम करिए। चौथी बात कि आप अपने बच्चे की जो थेरेपी है उसको कंटिन्यूटी उसमें रखिए, उसको ब्रेक मत करिए। अगर उसको ब्रेक करेंगे तो आपका बच्चा कभी कभी बैक भी जाता है, तो इसलिए ये मत करिएगा। मतलब मेरा कहने का मतलब कि खेलिए नहीं बच्चे से, आप विश्वास करके धीरे धीरे उसका रिजल्ट मिलेगा, जैसा मुझे मिला। मैं होप करती हूँ कि सारे पेरेंट्स को मिलेगा, बस थोड़ा धैर्य के साथ, ईमानदारी के साथ और थेरेपिस्ट के हिसाब से, और अपना जो काम है, अपनी जो जिम्मेदारी है उसको करते रहिए। और इस आगे क्या बोलूँ, ठीक है हम लोग स्पेशल हैं तो हम लोग के लिए मैं 2 लाइनें आपको कहना चाहूँगी कि मैम कहती है कभी कभी कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और लहरों से लड़कर नौका पार नहीं होती। लेकिन मैं कहूँगी कि पथ है दुर्गम, छुरा धार सम, बना संतुलन चलना है, जागो उठो लक्ष्य तक पहुँचो, दिव्य जनों का कहना है। तो हम लोग ज़रूर अपने लक्ष्य तक पहुँचेंगे। इसी शुभकामना के साथ मैं रेनू आपसे विदा लेती हूँ।